नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों देशों के बीच ये लड़ाई की क्या मुख्य वजह है और आयरन डोम की कार्यप्रणाली। जैसा कि मैं अपने पहले एपिसोड में आपको बता रहा था कि शुरुआत में खाड़ी क्षेत्र में कई आंदोलन हुए जिनका मकसद यहूदी और अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना था। 1920 के दशक में फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद की अवधारणा परवान चढ़ रही थी। यरूशलेम में लाखों की संख्या में अरब नागरिकों ने यहूदियों के आगमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटा, यहूदियों के लिए इजराइल और अरब जगत के लोगों के लिए फिलिस्तीन। अरब समुदाय ने जताई आपत्ति, फिलिस्तीन में छिड़ गया गृह युद्ध। 1967 में खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और हिंसा के बीच गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, पूर्व यरूशलेम और पश्चिमी तट पर इजराइल का कब्जा हुआ। दोनों देशों में तब से ही जारी है सीमा का ये विवाद। लेकिन झगड़े का केंद्र यरूशलेम ही क्यों है? पुराने यरूशलेम के बीचों बीच टेम्पल माउंट नाम से एक पहाड़ी है जिसे यहूदियों के सबसे पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। मुसलमानों के बीच यह स्थल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर है। अल अक्सा मस्जिद, कुबत अल सकरा जैसे तीर्थ स्थल मौजूद हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह ने इसी स्थल पर धार्मिक उपदेश दिए थे। उन्हें यहीं पर सूली पर लटकाया गया था, जिसे कुछ दिन बाद वह एक बार फिर से प्रकट हुए थे। आइए अब जानते हैं इन दोनों देशों का क्या रुख है। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी सर्वकालिक और अविभाजित राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीनी इसे और इसके पूर्व हिस्से को अपनी भव्य राष्ट्र की राजधानी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलहाल पूर्व यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को मान्यता नहीं दी है। क्या है इजराइल का रक्षा कवच आयरन डोम जो उसे हर हमले से बचा लेता है? और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगले एपिसोड में इसको बताऊंगा। साल 2006 की 16 अप्रैल की तारीख थी। इस डोट छोटे से शहर ने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस रोज़ इस शहर पर एक रॉकेट आकर गिरा। इस रॉकेट का नाम था कसाब। यह एक होममेड रॉकेट था, बुनियादी और कम दूरी तक जाने वाला रॉकेट। प्लम्बिंग के काम में आने वाला पाइप, उसी पाइप के भीतर थोड़ा सा विस्फोट और छर्रे भरकर रॉकेट छोड़ दिया जाता है ताकि विस्फोट के बाद इसमें से निकलने वाले छर्रे चारों तरफ फैल जाएं और जद में आने वाले लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएं। पहले रॉकेट अटैक के 11 वर्ष बाद यानी कि 2012 में हमास के छोड़े रॉकेट राजधानी टेल अवीव और यरूशलेम तक पहुंच गए। हम बार बार कहते रहे हैं रॉकेट हमला। किसी को लग सकता है कि कभी कभार इक्का दुक्का रॉकेट छोड़े जाते होंगे। जी नहीं, जब इजराइल और हमास में टेंशन बढ़ती है तो रोज़ाना रॉकेट दगते हैं, वो भी दर्जनों की तादाद में। तो क्या हमास हमले की अपनी रीच को अब बढ़ा रहा था? तब इजराइल क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ था? नहीं। 2006 में लेबनान वॉर के समय हिजबुल्लाह के करीब 4000 रॉकेट छोड़े गए थे, वह भी इजराइल पर। इससे 44 इजरायली मारे गए थे। इसी के चलते इजराइल ने मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट कर देने का बीड़ा उठाया। यह बहुत मुश्किल काम है। इसकी एक मिसाल है अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह 1991 में हुए पहले गल्फ वॉर की बात है। तब अमेरिका ने अपने पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम को इजरायली सीमा पर तैनात किया था ताकि इराकी मिसाइल हमलों में इजराइल को बचाया जा सके। इस दौर में इराक के पास दो मुख्य मिसाइलें थी। एक थी स्कड। ये मिसाइल सोवियत ने दी थी इराक को। स्कड एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसे सोवियत ने कोल्ड वॉर के दौरान विकसित किया था। इराकी ज़ख़ीरे में दूसरी प्रमुख मिसाइल थी अल हुसैन। यह स्कड मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन था। असल में पैट्रियट बेहद कमज़ोर साबित हुआ। वो इराकी मिसाइलों को रोक नहीं पाया।
तब तमाम शंकाओं के बावजूद इजराइल ने यह काम करने का बीड़ा उठाया। इजराइल की एक कंपनी रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा यह विकसित की गई। ये वो रफेल नहीं है जो हमारे यहाँ जहाज़ आए हैं, ये उनकी अपनी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर की है। इस प्रोजेक्ट के लिए इजराइल को करीब 7,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। इतनी बड़ी रकम अकेले मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में आगे आया अमेरिका। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। वह चाहते थे कि इजराइल एक सिक्योर्ड स्थिति में आ जाए, उसका डिफेंस अप टू डेट हो, ताकि हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित संगठन हावी ना हो। ओबामा को उम्मीद थी कि ऐसा हुआ तो शायद सभी पक्ष शांति वार्ता की तरफ बढ़ेंगे। शायद इसीलिए ओबामा प्रशासन ने 2010 में तमाम आपत्तियों के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस से करीब 1,500 करोड़ रुपए का एक फ़ंड पास करवा दिया। यह फ़ंड इजरायली डिफेंस सिस्टम विकसित करने के लिए दी गई एक किस्म की सब्सिडरी थी। आने वाले सालों में अमेरिका ने इस मद में और भी फंडिंग दी। यह वित्तीय मदद ना मिलती तो शायद इजराइल का डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट लटक जाता। इन कोशिशों का रिजल्ट आया। अप्रैल 2011 में रॉकेट हमले शुरू होने के ठीक एक दशक के बाद एक रोज़ हमास ने गाज़ा वाली साइड से एक रॉकेट छोड़ा। इजराइल ने एक शॉर्ट रेंज रॉकेट अटैक पर इस तरह का काउंटर स्ट्राइक किया हो, और यह जिसकी वजह से मुमकिन हो पाया उसका नाम था आयरन डोम। इजराइल का अनुमान सच निकला। इस संघर्ष के दौरान नवंबर 2012 में पहली बार हमास के रॉकेट्स राजधानी टेल अवीव पहुँचे। जब टेल अवीव में पहली बार रॉकेट अटैक की वार्निंग सायरन बजे तो भी लोगों में पैनिक नहीं फैला, क्योंकि इस वक्त तक आयरन डोम खुद को साबित कर चुका था। उसकी एक्यूरेसी 80 से 90% के बीच थी। इसका मतलब था इजराइल को जान माल का कम से कम नुकसान। जानकारों ने यह भी कहा कि अब फिलिस्तीनी चरमपंथी और इजराइल दोनों की फ्यूचर सैनिक रणनीति का सेंटर पीस होगा आयरन डोम। ऐसा ही हुआ। पिछले एक दशक से आयरन डोम इजराइल की डिफेंस स्ट्रेटजी का पोस्टर बॉय बना हुआ है। आयरन डोम से जुड़े एक सवाल लागत का भी है। इजराइल कहता है कि आयरन डोम द्वारा एक रॉकेट गिराए जाने की लागत 37 से 65 लाख रुपए के बीच आती है, मगर कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि यह आंकड़ा गलत है। असल लागत 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकती है। उनका कहना है कि इजरायली सरकार सुरक्षा के लिए खर्च होने वाले भारी भरकम पैसे को जानबूझ के कम दिखाती है, ताकि उस पर फिलिस्तीनी के साथ आक्रामकता कम करने का दबाव ना बने। आइए, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, अब बताते हैं आयरन डोम कैसे काम करता है। एक बैटरी के 3 अहम हिस्से होते हैं: रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर। पहला हिस्सा है रडार। जैसे ही गाज़ा की तरफ से कोई रॉकेट फायर होता है, रडार को तुरंत भनक लग जाती है। रडार उस रॉकेट की स्पीड और ट्रैजेक्टरी की भी जानकारी मिल जाती है। ट्रैजेक्टरी यानी कि वह रास्ता जो रॉकेट तय करने वाला है। यह जानकारी रडार आयरन डोम के दूसरे हिस्से को भेज देता है। इस दूसरे हिस्से का नाम है कंट्रोल सेंटर। इन सेंटर में हाई स्पीड कंप्यूटर रखे होते हैं। इनकी मदद से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। अगर रॉकेट किसी आबादी वाले हिस्से में या किसी महत्वपूर्ण इमारत पर गिरने वाला है तो उसे तभी रोक दिया जाता है। अगर किसी खाली जगह या वीरान में गिरने वाला हो तो उसे गिरने दिया जाता है। किसी रॉकेट को रोकना है या नहीं, यह फैसला कंट्रोल सेंटर में ही रखे कंप्यूटर लेते हैं। अगर कंप्यूटर को लगता है कि किसी मिसाइल को रोका जाना है तो कंट्रोल सेंटर आयरन डोम के तीसरे हिस्से को सिग्नल भेजता है। इस तीसरे हिस्से का नाम है लॉन्चर। लॉन्चर में कई इंटरसेप्टर तैनात होते हैं। इंटरसेप्टर यानी कि वह मिसाइल जो हमला करने वाले रॉकेट को हवा में ख़त्म कर देती है। कंट्रोल सेंटर से सिग्नल मिलते ही तुरंत एक इंटरसेप्टर लॉन्च हो जाता है। इस इंटरसेप्टर को कंट्रोल सेंटर से लगातार गाइडेंस मिलती है। इस इंटरसेप्टर के अंदर भी एक छोटा सा रडार लगा होता है। इस इंटरसेप्टर रडार और सेंटर कंट्रोल यूनिट की मदद से
इंटरसेप्टर दुश्मन के रॉकेट के पास पहुंच जाता है। रॉकेट के पर्याप्त नज़दीक पहुंचकर इंटरसेप्टर ब्लास्ट हो जाता है और उस दुश्मन रॉकेट को हवा में ख़त्म कर देता है। रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर बैटरी के यह तीनों हिस्से एक जगह पर मौजूद होंगे यह ज़रूरी नहीं है। ये अलग अलग जगह पर भी तैनात किए जा सकते हैं। इसके बीच बहुत तेज़ी से वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र होता है। उन हिस्सों की कोई जगह तय नहीं है। यह मोबाइल हैं, यानी कि चलायमान हैं, यानी कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये तीनों हिस्से मिलकर इज़राइल को एक लोहा कवच देते हैं, जिसकी वजह से आज इज़राइल अरब देशों से या चरमपंथियों से या फिर उसके दुश्मन जो कि गाज़ा पट्टी के दूसरी तरफ बैठे हैं उनसे डरते नहीं हैं। यही इज़राइल की जीत की वजह है। साथियों, आपको मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट कीजिएगा, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा हर कार्यक्रम सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार।